बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 2। उसका हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसके अंदर रदरफोर्ड ने बताया था कि एक एटम के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा लार्ज न्यूक्लियस पोर्शन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज न्यूक्लियस पोर्शन के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल क्या था हमारे पास 1913 में। In 1913, Niels Bohr proposed a model for the hydrogen atom, which is called Bohr's atomic model. 1913 में नील बोहर एक साइंटिस्ट था जिसने हाइड्रोजन एटम के लिए एक मॉडल प्रोड्यूस किया था, एक मॉडल बयान किया था, जिसको हम कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक उसने क्या बोला था कि ये जो मॉडल है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। कि जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, तो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। अब एक एटम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन चीजें होती है। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर आ गए, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर होते हैं। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने ये एटॉमिक मॉडल दिया था। उसने हाइड्रोजन एटम को चूज किया था इस मॉडल के लिए। उसने जो ये मॉडल दिया था उसको हम कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। उसने इस मॉडल में क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। सपोज कर लो कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है एक एलिमेंट का, एक एटम का, ये न्यूक्लियस है। अब इसके गिर्द ये जो शेल्स है ना, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। अब बोहर ने क्या किया था, बोहर ने हमें इस शेल्स के बारे में बताया था। ये शेल्स जो है इनके बारे में बताया था, ये अभी इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन इनके अंदर रिवॉल्व करते हैं। और एक और बात ये है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अपने शेल के अंदर, उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। ओके। According to this model, the electron can revolve around the nucleus of the atom in specific paths called orbit or shells. बोहर ने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जिस स्पेसिफिक पाथ में रोटेट करते हैं या रिवॉल्व करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट या शेल। उसने इनको क्या नेम दिया है, ऑर्बिट या शेल का नेम दिया है उसने इसको। When the electron is revolving in one of these orbits, its energy is fixed. और एक और बात कि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही, उसकी एनर्जी एक ही जगह पे फिक्स्ड है। ऑल्सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, इट्स एनर्जी इज मैक्सिमम। अब देखा जाए तो ये न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस के सबसे करीब हमारे पास ये वाला ऑर्बिट है। तो इस ऑर्बिट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उनकी एनर्जी मिनिमम होगी, सबसे ज्यादा मिनिमम एनर्जी इनकी होगी। ठीक है। जितना न्यूक्लियस के करीब एटम होगा उतनी उसकी एनर्जी मिनिमम है। एंड इट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। जब एटम विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो क्या है, वो ग्राउंड स्टेट है एटम की। ग्राउंड स्टेट से मीन्स ये है कि वो एटम एक्साइट नहीं हुआ, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए या अपने कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए, वो अपनी नॉर्मल स्टेट में है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं एटम की। The orbit that are further away from the nucleus possesses successively greater energy. और जिस जिस तरह ऑर्बिट्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उसी तरह उनकी एनर्जीज भी बढ़ती जाएगी। अब ये जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसी तरह इससे जो आगे वाला ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी, और जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ये हमारे पास ऑर्बिट्स है। ठीक है। सपोज कर लो कि ये हमारे पास लास्ट ऑर्बिट है, तो इस लास्ट ऑर्बिट की एनर्जी एज कंपेयर टू द फर्स्ट ऑर्बिट ज्यादा होगी। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी, लास्ट ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी। सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज फिक्स्ड एनर्जी, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इलेक्ट्रॉन जो एक शेल के अंदर मौजूद है उसकी एनर्जी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही। दीज शेल आर आल्सो नेम्ड एज एनर्जी लेवल्स। और इन शेल्स के हमारे पास तीन नेम है। पहला नेम क्या है हमारे पास, हम इन्हें ऑर्बिट भी कहते हैं, हम इन्हें शेल भी कहते हैं। तीसरा क्या है, हम इन्हें एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन की। ओके। द शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल और के शेल। अब ये जो शेल है हमारे पास न्यूक्लियस के पास, इसे हम कहते हैं के शेल।
उसके बाद आता है एल शेल, फिर एम, फिर एन। ठीक है, इस तरह हमारे पास होते हैं 4 शेल। ये हमारे पास एक और शेल आ गया, इसका नाम क्या है, एन शेल। ये हमारे पास सारे शेल्स होते हैं। K shell and the electron present in it has fixed value of energy। अब K shell के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी फिक्स्ड है। इसी तरह L shell के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी भी एनर्जी फिक्स्ड है। हर शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड है, वो एनर्जी न गेन कर रहे हैं न लूज कर रहे हैं। ये क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है एक एलिमेंट की, एक एटम की ग्राउंड स्टेट है। The second shell will also be at a definite distance from the nucleus, which will of course be greater than the first shell, and electron present in it will also possess greater value of energy। जैसे आप लोगों को बोला फर्स्ट शेल की एनर्जी कम है, उसके बाद जो सेकंड शेल है वो उससे थोड़ा दूर होगा, उसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी। इसी तरह जिस जिस तरह शेल्स बढ़ते जाएंगे उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। Each shell is further divided into subshell or orbitals। अब सबसे पहले क्या था, हमारे पास ऑर्बिट था, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल आ गया था। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है। अब ये जो ऑर्बिट्स है, ये शेल्स है, ये एनर्जी लेवल है, ये आगे सब डिवाइडेड है इनटू सब शेल्स या ऑर्बिटल्स। एक नाम था ऑर्बिट, एक नाम किया हमारे पास ऑर्बिटल। अब ये जो 4 शेल है ये सब डिवाइडेड है ऑर्बिटल्स के अंदर या सब शेल्स के अंदर। The number of subshell present in a shell is equal to the value of n for that shell। n means number of electron in that shell। For the first shell n is equal to 1। पहले शेल के लिए n की क्या वैल्यू है हमारे पास 1, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, it will therefore have only one subshell which is called s subshell। अब इसका जो सबशेल है हमारे पास उसका नाम क्या है हमारे पास, एक मिनट, इसके सबशेल का नाम हमारे पास s है। ठीक है, it will be therefore have only one subshell which is called s subshell। For n is equal to 2 there will be 2 subshell। अब ये n क्या है, नंबर ऑफ शेल है। ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, यानी ये पहला शेल है हमारे पास। दूसरा शेल क्या आ जाएगा, ठीक है, पहला शेल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास l शेल, इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे हमारे पास, दूसरा शेल है। ठीक है, उसके बाद m शेल, n शेल में हमारे पास 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इनके अंदर जो सब शेल होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। अब इसका जो सब शेल है उसका नाम है s। ठीक है, इसके जो दो सब शेल है उसका नाम है s और p। अब इसके जो दो सब शेल है उनका नाम है s, p और d। अभी हम इस क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आगे जो इसके होते हैं उनका नाम हो जाता है हमारे पास s, p, d, f। ये सब शेल्स आपको तब समझ आएंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इंशाल्लाह हम जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ भी चलेंगे। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।